इसने घर में कदम रखा तो इसकी हैरानी की इंतहा ना रही। घर तोहफों से सजा हुआ था, समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ पर कदम रखे, जहाँ कोई टोकरी ना रखी हो। वो अपनी हैरत को छुपा ना सकी और अंदर की जानिब बढ़ी, जहाँ मामू और मामानी इसी के इंतजार में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। इसने अंदर दाखिल होते बावाज़ बुलंद सलाम किया। वालेकुम सलाम। आओ मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी शहजादी। तुम्हें पता है आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। मैं और तुम्हारे मामू जान कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं तो पहले आयमा के बारे में सोच रही थी, लेकिन अल्लाह गवाह है कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखने की ख्वाहिश की है। यह तो खुदा की करनी ऐसी हुई कि रिश्ता खुद चलकर घर आया है। मुझसे तो खुशी संभाली नहीं जा रही। आप ही बताओ अपनी लाडली को कि इतने बड़े खानदान से इसका रिश्ता आया है। जानती तो ये भी होगी, आखिर इस लड़के की नीयत ऐसे ही तो इस पर खराब नहीं हुई, कहीं ना कहीं तो इसका हाथ भी होगा। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी, लेकिन इनके लहजे ने हुरुलैन का नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया। वो क्या कह रही थी, क्या सोच रही थी, इनके अच्छे अल्फाज वो समझ रही, इनके अच्छे अल्फाज के पीछे क्या मतलब था वो अच्छे से तरीके से समझ गई थी। ये कौन सा पहली बार हुआ था, कौन सा पहली बार आज इसकी ज़ात को इस तरह दो कौड़ी का किया गया था। ये तो होता ही आया था, लेकिन आज इसकी ज़ात को निशाना क्यों बनाया जा रहा था, ये जानने के लिए वो मुंतजिर थी। चुप कर जाओ, आराम से बैठ जाओ। फिलहाल हूर को तंग करने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो ये सोचकर खुश हूँ कि अल्लाह ने मेरी बेटी के नसीब लिख दिए हैं, और अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बेहतर होगा। हमें रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तुम्हारी मामी ने बिल्कुल भी वक्त नहीं मांगा, क्योंकि इसे लगता है कि इस तरह के रिश्ते को ठुकरा देना घर आई रहमत को वापस भेजना है। बहुत बड़े लोग हैं, ये सारा सामान इन्हीं लोगों ने लाया है। वो तो तुमसे शादी करना चाहता है। लड़का बहुत अच्छा है। तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं करूँगा, जो तुम्हारी मर्जी होगी इसी पर मोहर लगाऊंगा। तुम यहाँ बैठो आराम से और सोच समझ कर जवाब दो। अगर तुमने इनकार किया तो ये सारी चीज़ें हम वापस भिजवा देंगे। मेरे लिए सबसे अहम मेरी बेटी की मर्जी है। मामू जान ने आज पहली बार अपनी बीवी की मुखालफत करते हुए इसका साथ देने का फैसला किया था, जबकि मामू जान की इस बात ने बेगम को अच्छा खासा गुस्सा दिला दिया था। इतने बड़े घराने से रिश्ता आया था और मामू इसे कैसे अहमियत दे रहे थे। अगर इस मोहतरमा ने इनकार कर दिया तो इतने सारे पैसे, जेवरात, हर चीज़ हाथ से निकल जाएगी, और मम्मी ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। हूर ने मामी का चेहरा देखा और इसी को देख रही थी। मामू जान, आप दोनों ने मेरी ज़िंदगी का जो भी फैसला किया होगा बेशक बिल्कुल सही होगा। मुझे इस शादी पर कोई इतराज़ नहीं। आप जहाँ चाहें, जिससे चाहें मेरी शादी कर सकते हैं। आप लोग ही मेरे माँ बाप हैं। आप लोग ही मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन फैसला कर सकते हैं। आपको मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके हर फैसले पर यकीन है। तो मामी ने गहरा सांस लिया। मैं ना कहती थी हमारी हुरुलैन बहुत समझदार है। आप तो बस ऐसे ही टेंशन ले रहे थे। देखा, इसने वही जवाब दिया जो मैंने आपसे कहा था। मेरी बच्ची कभी हमें इनकार नहीं कर सकती। ये भी जानती है कि हम कोई इसके दुश्मन नहीं हैं। अगर माँ बाप नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी डब्बे नुमा घर में फेंक देंगे। इतनी बड़ी हवेली है इन लोगों की, राज करोगी राज। मैं तो चाहती थी कि मेरी आयमा का रिश्ता भी किसी ऐसे ही घर में हो जाए, और वैसे भी आयमा उम्र में भी तो तुमसे बड़ी है, इसलिए मैं पहले इसकी शादी के बारे में सोच रही थी। लेकिन ये लड़का सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता है, बल्कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी इतने बड़े लोग हमारे घर तक आए रिश्ता लेने के लिए। तुम कब से जानती थी इस लड़के को? मामी का अंदाज कुछ अजीब सा था। मामी जानी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो जानती हैं मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ वहाँ बस लड़कियाँ ही होती हैं, तो मैं भला कैसे लड़के को जानूंगी? इसने अपनी नागवारी छुपाते हुए इससे सवाल किया। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। यूनिवर्सिटी भी लड़कियों की है, जहाँ तुम जानती हो। आती जाती तुम निकाब में हो, तो भला लड़के ने तुम्हें कैसे देखा और कैसे तुम्हारे लिए रिश्ता घर तक भेज दिया? वो परेशानी से देखते हुए पूछ रही थी, जबकि इसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिर किसका रिश्ता आया था, कौन था वो लड़का? वो इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानती थी। इसे सिर्फ इतना पता था कि जुमे को इसका निकाह है, इसके साथ है। इसे ये भी मालूम ना था। बस वो अपने मामा और मामी पर भरोसा कर रही थी कि उसके माँ बाप की जगह है, इसका गलत फैसला नहीं करेंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी था कि वो अपनी बेटी की बजाय पहले इसके फ़र्ज को अदा कर रहे थे। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। वो आराम से इन सब चीज़ों को देख रही थी। इसे ना तो कोई एतराज़ था और ना ही किसी चीज़ के बारे में कोई बात की थी। घर में क्या चल रहा था क्या नहीं, इसे कोई मसला ही नहीं था। जैसे शादी इसकी नहीं बल्कि किसी और की हो। इसकी पढ़ाई बीच में छूट रही थी, लेकिन इसने इस चीज़ को लेकर भी कोई बात नहीं की थी। वो जानती थी जो कुछ भी होगा मामी जान की मर्जी से होगा, और वो तो वैसे भी इससे जान छुड़ाना चाहती थी। इन्हें तो अच्छा मौका मिल गया था इसे इस घर से निकालने के लिए, ताकि आयमा का कहीं अच्छा रिश्ता हो जाए। लेकिन भला इतने बड़े रिश्ते को वो आयमा की बजाय इसकी झोली में कैसे डाल सकती हैं, ये इसे समझ नहीं आया था।
लेकिन फिर यह भी बात क्लियर होगी कि इन लोगों ने रिश्ता मांगा ही हुर्का था। इसे तो समझ नहीं आया आखिर इस लड़के ने इसे देखा कहाँ है, किसके लिए रिश्ता भेज दिया। इस वक्त इसके जहन से कार्य बिल्कुल निकल चुका था। शायद इसका ख्याल भी इसके लिए इतना अहम नहीं था कि वो अपने इन हसीन तरीन दिनों में इसे याद करती, इसके बारे में सोचती। वो एक काला साया था, जिस तरह इसकी जिंदगी में आया था इसी तरह ही निकल गया था। शायद इस दिन प्रिंसिपल ने इसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी, तभी तो वो वापस कभी इसके रास्ते में नहीं आया था। वो वाकई कहीं दिन गुजर चुके थे, इसका जिक्र भी कहीं पर नहीं था। क्या किया गया था वो तो खुदा का लाख शुक्र था कि इसकी यह बात घर तक नहीं पहुंची थी। वो तो वैसे भी मामी जान की निगाहों में मुजरिम बनी रहती थी। इस बात की भनक अगर उन्हें पड़ जाती तो इस पर और कौन कौन सी तहमतें लगती, लेकिन अल्लाह ने इसकी इज्जत रख ली थी। इस वक्त को अपने जहन से हर उल्टी सीधी सोच निकाले, सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो जाने वाली थी। किसी का नाम सारी ज़िंदगी के लिए इसके नाम से जुड़ जाने वाला था। वो कौन था वो नहीं जानती, बस इसका होने वाला शोहर था जो अभी इसकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी इसका दिल इसके नाम के साथ धड़कने लगा था, जिसका नाम तक वो नहीं जानती थी। घर में अगर मामी जिक्र करती भी तो शाह जी कहकर बुलाती। अब वो क्या जाने कि वो शाह जी कौन था और कौन नहीं। इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे इम्तहान आए थे। अपनी पिछली ज़िंदगी को सोचते हुए कभी कभी वो उदास हो जाया करती थी। माँ बाप इसे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़कर चले गए थे। मामू ने सर पर हाथ रखा, लेकिन वो भी कहाँ तक साथ निभाते। आखिर बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। वो जैसा भी होगा वो इसे कबूल करेगी, पूरी ईमानदारी के साथ इसके साथ रिश्ता निभाएगी। इसे यकीन था इसकी आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। अब तो बुशरा भी अक्सर आ जाया करती थी। वो घंटों इसके साथ बैठी इसके होने वाले शोहर के बारे में बातें करती, जिस पर वो सिर्फ शर्माते हुए इसे सुनती रहती थी। इसने मामू और मामी से कोई सवाल नहीं किया था, इतना तक ना पूछा था कि इस लड़के का नाम क्या है, लड़का क्या करता है। बस वो खामोश थी। इसकी इसी बात पर बुशरा छिड़ती थी। इसका कहना था कम इसका नाम तो पूछ लेती कि मेहंदी वाले हाथ पर इसका नाम नाम कैसे लिखेंगे। आप किसका नाम लिखवाएंगे मेहंदी पर, और कुछ नहीं तो सिर्फ इसका नाम पहला लफ्ज़ ही पूछ लो। मेहंदी भी तो लगवानी है। वो अपने होने वाले शोहर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं। सुनो, अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं पूछ लेती हूँ। भाई कल रात मेहंदी है, कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा, वरना मेहंदी तुम चुप करोगी या मार खाओगी। मुझे तंग आकर वो इसे कहने लगी, जिस पर बुशरा खिलखिलाई। मैडम ये गुस्सा हो किसी और को दिखाना, हम तो मेहंदी पर नाम लिखकर ही दम लेंगे। मैं खुद ही पूछ कर आती हूँ, वो कहती हुई वहाँ से भागी। वो सिवाय मुस्कुराने के और कुछ भी नहीं कर पाई। आखिर आज जुमा भी आ गया। इसके निकाह की रस्म कुछ देर में शुरू होने वाली थी। थोड़ी देर में वो हमेशा हमेशा के लिए किसी और की हो जाने वाली थी। एक ऐसे शख्स के जिसे इसने देखा तक नहीं था। वो कैसा था, कौन था, इसे कुछ भी नहीं पता था। पता था तो सिर्फ इतना कि इसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ लाखों का सामान लिए कुछ लोग अंदर दाखिल हुए थे। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये लोग मुलाजिम हैं, तो वो खुद कैसा होगा। बुशरा ने इसके कान में सरगोशी की, लेकिन वो बिना कुछ बोले नजरें झुका गई। मेहमानों को बैठक में बिठा दिया गया था। ज़्यादा लोग नहीं आए थे। घर के 3 लोगों के अलावा सिर्फ मुलाजिम ही थे जो निकाह में शामिल हुए थे, क्योंकि इन लोगों के मुताबिक इनका ख़ानदान और बरादरी बहुत बड़ा था, जिन्हें वो निकाह के बाद अपने एक होटल में इनवाइट कर चुके थे। निकाह के बाद रुखसती भी आज ही होनी थी। इन लोगों का कहना था कि वो सारी रस्में किसी हाल या होटल में करेंगे, लेकिन मामू जान ने कह दिया था कि वो अपनी बेटी को अपने घर से ही रुखसत करना चाहते हैं, जिस पर किसी ने भी कोई इतराज़ नहीं किया था, बल्कि बड़े शाह का मूड ख़राब हो गया था, जिस पर उन्होंने बस इतना ही कहा था। निकाह की रस्म अदा करके वो अपनी बहू को अपने साथ अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक किसी ऐसी जगह पर ले जाएंगे और बाकी की रस्में वहीं पर होंगी। इनकी तरफ से आने वाले तमाम मेहमान इस वक्त होटल में मौजूद थे, जबकि वो निकाह के बाद फ़ौरन ही रुखसती की डिमांड भी कर चुके थे। मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए, निकाह की रस्म शुरू की। वो खामोशी से आंखों से नमी पीछे धकेलती निकाहनामे पर साइन कर चुकी थी। इस वक्त इसे एहसासात ऐसे हो रहे थे कि किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। साइन करते हुए मामू जान ने इसके सर पर हाथ रखा, फिर निकाहनामे पर साइन करते हुए किसी और की हो गई। सब लोग बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर से मुबारकबाद का शोर उठा। निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी। अब रुखसती पर जोर था। इसके सुर्ख लहंगे पर सफेद दुपट्टे से घूंघट किया गया था ताकि दुल्हन को कोई भी देख ना सके। ये शाह साहब की बेगम के हुक्म के मुताबिक हुआ था। इनका कहना था कि वो नहीं चाहते कि इनकी बहू को किसी की नज़र लगे। रुखसती के दौरान वो बहुत ज़्यादा रोई थी, लेकिन पास खड़ा कारिब ये सोच रहा था कि क्या वो जानती है इसकी शादी किससे हुई है। खैर, शादी किसके साथ भी हुई हो, अहमियत इस बात की थी कि ये शादी कितने दिन तक रहती है, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी तो इस लड़के को अपने साथ रखने वाला नहीं था।
बस एक ख्वाहिश थी इसके साथ एक रात गुजारने की, जिसके लिए वो कोई भी कीमत अदा कर सकता था। इसके घर वालों के औकात के मुताबिक वो कीमत अदा भी कर चुका था। इनका इरादा तो इसके साथ ही जाने का था, लेकिन किसी ने छोटे झूठे मुंह भी अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा, और मामू जान ने भी इन्हें मना कर दिया था कि वो इनके साथ होटल तक नहीं आ सकते। लेकिन फिर मामू जान से झगड़ा करके आयमा होटल तक इनके साथ ही आ गई थी। इनका इरादा अभी आज रात कारिब शाह के घर पर ही रहने का था। वो देखना चाहती थी वो लोग किस कदर अमीर हैं। होटल तक वो लोग अलग गाड़ियों में आए थे। कारिब अपने दोस्तों के साथ था, जबकि इसे बड़ी बेगम साहिबा अपने साथ होटल आई थी। यहाँ पर मेहमानों का हजूम था। जानने वाले बारी बारी आकर इससे मिले, इसके हुस्न की तारीफें कर रहे थे, लेकिन सबके दिमाग पर एक ही सवाल चल रहा था, आखिर बहू कौन से खानदान से और कौन सी बरादरी से ताल्लुक रखती है, और जहेज में क्या क्या दिया गया है। क्योंकि कारिब शाह इस खानदान का सबसे खूबरू जवान था। हर कोई अपनी बेटी के लिए कारिब शाह का सोचे बैठा था, लेकिन कारिब शाह का यूं ही अचानक से हर बाहर किसी से शादी करना आम बात ना थी। तो सब को यह तजस्सुस था कि लड़की को अपने साथ क्या लाई है। बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। वो सब किस तरह से अपना तारुफ करवाए, क्या थी वो, इसकी औकात क्या थी, वो किसी को अपना तारुफ किन अल्फाज में कराए, इसे समझ नहीं आ रहा था। जबकि आयमा तो इनके ख़ानदान की ठाठ बाट देखकर हैरान थी। इतना बड़ा हाथ मारा है इस लड़की ने, और मैं जो अपने आप को इतना ज़्यादा स्मार्ट और खूबसूरत समझ रही थी, वहीं की वहीं रह गई। इस मासूमियत के ड्रामे करके इस तरह से इतना अमीर आदमी फंसा लिया। कितनी तेज़ निकली ये। वो सामने बैठी हुरुलैन की तरफ देखती बस सोचती जा रही थी, अगर इसे भी इस तरह का इतना अमीर आदमी फंसाना आ जाता तो शायद आज इसकी जगह वो वहाँ पर स्टेज पर बैठी होती, और ये सारी अहमियत भी इसी को मिल रही होती। इसके तो नसीब खुल गए थे। ये तो अब राज करेगी, इसे देखते हुए वो मुसलसल सोचे जा रही थी। सब मेहमान बारी बारी इससे मिलकर जा चुके थे जब शोर उठा कि दूल्हा भी यही आ रहा है, अब फोटोशूट होगा। कारिब को फोटोशूट में ज़रा देर बराबर दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ आ गया क्योंकि बहुत हो चुका था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो लड़की जानती भी है या नहीं, किसकी शादी किसके साथ हुई है। अगर वो जानती थी तो ठीक था, लेकिन अगर वो नहीं जानती तो इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने में मज़ा आ जाएगा इसे। इसी सोच के साथ वो अंदर दाखिल हुआ। वहाँ सिवाय औरतों के और कोई भी नहीं था। यही वजह थी कि इसका घूंघट भी उल्टा दिया गया था। हर तरफ ध्यान देते अब अपने शोहर को मुतज़िर नज़रों से देख रही थी, जो सामने वाले दरवाजे से कभी भी अंदर आने वाला था। इससे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। वो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर आंखों में नमी उतरने लगी थी। ये सब क्या था? क्या हुआ था इसके साथ? क्या कोई खेल खेला गया था? इसे पहचानने में ज़्यादा वक्त हरगिज़ नहीं लगा था। अब इतने भी दिन नहीं हुए थे कि वो इससे भूल जाती। वो आस्ता आस्ता कदम उठाते इसके जानिब आया, जबकि वो पूरी आंखें खोले से देखे जा रही थी। जबकि इसके सामने खड़े हुए वो इसने अपना हाथ इसकी जानिब बढ़ाया। इसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। अंदर चलो, वहाँ पर फोटोशूट होगा, फिर घर के लिए निकलना है। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपना हाथ इसके आगे बढ़ाते हुए बोला। हुरुलैन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना हाथ इसके हाथ में दे पाती। वो तो बस इसे देखे जा रही थी। चेहरे पर बेयकीनी थी। इसकी बेयकीनी देखकर सच में कारिब को मज़ा आ गया, क्योंकि इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर वो जान चुका था। वो नहीं जानती थी इसके बारे में कुछ भी, और इस चीज़ ने इसे अंदर तक सुकून दिया था। इसके हाथ ना उठाने पर आयमा ने खुद ही इसका हाथ पकड़कर कारिब के हाथ में दे दिया। अजीब लड़की थी, ड्रामे किए जा रही थी। इतना अमीर और हैंडसम लड़का सामने हाथ फैलाए खड़ा था, और इसके नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। इसकी जगह मैं होती तो कब की इसके साथ अंदर चली जाती, आयमा सोच कर रह गई। जबकि इसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता, वो एक ही लम्हे में से खड़ा करता इसे अपने साथ ले जाने लगा। स्टेज से उतरने के बाद इसने अपना हाथ इसकी कमर में डाल दिया। ध्यान से चलो लड़की, अभी तो मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। मैं किसी तरह का कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम तो ख्वाहिश हो मेरी, जिद हो। खुद को ज़रा बराबर नुकसान पहुँचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तक मैं अपनी तलब पूरी ना कर लूँ तब तक तुम्हें खुद भी अपने आप को कुछ भी करने की इजाज़त नहीं। याद रखना मेरी हो तुम, जब तक मेरा दिल ना भर जाए तब तक मेरी हो। बहुत दिनों बाद हसीन रात गुजरेगी यार, आज थप्पड़ का बदला लूँगा। अच्छी उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैंने अच्छी नीयत से शादी नहीं की। वो इसके कान में सरगोशी करता लम्हे में से ज़मीन पर पटक चुका था। इसके अंदर जाते हुए हूर की टांगें जैसे जान ही नहीं थी। तो क्या बस इतनी ही मुद्दत थी इसकी खुशियों की? क्या सब ख़त्म हो चुका था? वो थप्पड़ जो वो अपने ज़ात को बचाने के लिए इसने इस शख्स के चेहरे पर मारा था, इस थप्पड़ के बदले इस शख्स ने इसे ऐसी औकात याद दिलाई थी जो वो ज़िंदगी भर भुला नहीं सकती थी। फोटोशूट के दौरान भी इसने इसे खूब तंग किया था। कभी कमर से पकड़ लेता तो कभी हाथ पकड़कर अपनी करीब खींच लेता। फोटोशूट बनाने वाला भी अजीब आदमी था। वो तो हर फोटो पर बस यही कहता, रोमांटिक सर, आप लोगों में कितनी मोहब्बत है। बस ये मैम थोड़ी सी शर्मीली, लेकिन सर शर्म से हमारा काम तो नहीं होगा ना।
हाँ, मुझे अपनी वीडियो बहुत खूबसूरत से मुकम्मल करनी है। आप जानते हैं ना, ये फ़ोटो शूट हम बेस्ट फ़ोटो शूट बनाना चाहते हैं। वो उसे देखते हुए कहने लगा। ये सारी बातें इन बड़े लोगों के लिए आम सी बात थी। कमर में हाथ डालना या फिर अपने बेहद करीब खींच लेकर रखना, इनके लिए इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन वो अनछुई लड़की थी। किसी लड़के के तो क्या, किसी लड़की का तसव्वुर भी इसने कभी अपने आसपास भटकने नहीं दिया था। और अब ये आदमी इसे छू रहा था। ठीक है, वो इसका महरम था, वो मानती थी, लेकिन यूँ किसी गैर के सामने इस तरह का पोज बनाना कि तस्वीरें खिंचवाने के उसे बहुत अजीब लग रहा था। डार्लिंग, घबराओ मत मेरी जान, तुम तो कांप रही हो। अच्छा ठीक है, बंद करो ये सब कुछ मेरी बीवी को पसंद नहीं है और मैं फिलहाल इसका मूड ख़राब नहीं करना चाहता। देखो तो जान, तुम्हारा चेहरा किस कदर सुर्ख हो रहा है। इसका चेहरा हाथों में भरकर बोला। कुछ दिन पहले की बात थी जब इस शख्स ने इसे छुआ था, इसे जैसे करंट लगा था और जिस का गुस्सा इसने इसे थप्पड़ मारकर निकाला था। लेकिन इस बार इसका छूना ना तो इसे बुरा लगा था और ना इसने कोई एहतजाज किया था, बस खामोशी से सर झुका गई। लेकिन इस सर वीडियो बनाना ज़रूरी है। देखें तो कितनी अच्छी वीडियो आ रही है। आप बस थोड़ा सा कोऑपरेट करें, हम जल्दी फारग हो जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ सर, ये वीडियो मेरी आज तक की सबसे बेस्ट वीडियो बनेगी। ये फ़ोटोशूट आप हमेशा याद रहेंगे। वो उसे मनाने की कोशिश करने लगा। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा मेरी बीवी इन सब चीज़ों से अनकंफर्टेबल फील कर रही है। इसे इन सब चीज़ों से अजीब महसूस हो रहा है। मैं इनकी तबीयत ख़राब नहीं करना चाहता। चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम लोगों के पैसे रकम मिल जाएगी, बल्कि तुम्हारी पेमेंट से ज़्यादा मिल जाएगी। बेकार में मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। चलो डार्लिंग, मैं तुम्हें घर लेकर जाने का इंतज़ाम करवाता हूँ। इसका हाथ थामे आगे बढ़ा, जबकि वो खामोशी से इसके साथ साथ चलती बाहर हाल तक आई जो मेहमानों से भरा हुआ था। इतना जल्दी फोटोशूट हो गया? कारब की माँ इसके करीब आकर कहने लगी। ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। खत्म करे ये सारा ड्रामा। मज़ीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर चलें, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। इसने अपनी माँ से कहा। लहजा हाथ दर्जा रूखा था, जबकि वो बुरा मानने बगैर मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। इसका ये अंदाज फुरुलैन को बहुत बुरा लगा था। अपनी माँ से इस लहजे में बदतमीजी कैसे कर सकता था वो, इसे समझ ना आया। लेकिन थोड़ी देर में ही हवेली चलने के लिए सब लोग तैयार थे। हवेली बहुत बड़ी थी। यहाँ इसका ग्रैंड वेलकम किया गया। हवेली की खूबसूरती से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई घर नहीं बल्कि पूरा गांव बसा हो। यहाँ हाल में तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहाँ भी लोगों की कमी ना थी। रिश्तेदार खातून बार बार आके इसके मुंह दिखाई करके इसे नेक दे जाती, जबकि अपनी सास के कहने पर वो खामोशी से इन्हें थामती जा रही थी। काफ़ी देर इसे वहीं बिठाए रखा। किसी चीज़ का ध्यान नहीं था। अगर इसकी सोच पर कुछ सवार था तो वो सिर्फ और सिर्फ कायब शाह था। वो जानती थी कि ये शादी इसने किसी नीयत से की है। इसने कहा था वो बदला लेगा, इसने बदला ले लिया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी जिद की वजह से थी। सिर्फ चंद दिन की मेहमान। इसका दिल बच जाएगा तो वो तलाक देकर इसे आज़ाद कर देगा। ये सब दिखावा था। इसके अंदर जो ख्वाहिश थी कि वो शायद अपनी किसी की पसंद बनकर इस हवेली में आई है, लेकिन अब वो टूट चुकी थी। इसकी पसंद नहीं बल्कि जिद बनकर आई थी। इसे थप्पड़ का इंतकाम लेना चाहता था। इसकी ज़ात पर अपने फतह के झंडे गाड़ कर वो साबित करना चाहता कि इसकी जिद के सामने इस लड़की की कोई औकात नहीं। इसे तो लगा था वो आदमी हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी से जा चुका है। बुशरा की बहन की शादी में इसका बदतमीज़ाना अंदाज, इससे बात करना इसे बहुत गुस्सा दिला गया था। इसका नतीजा यह निकला था कि इसने इसे थप्पड़ रसीद कर दिया था। लेकिन शायद इस थप्पड़ ने कारी शाह का इतना गुस्सा नहीं दिलाया था। वो सिर्फ इसकी ज़ात पर अपना हक जताना चाहता था। वो इसके साथ एक रात गुजारना चाहता था और दोबारा इसकी पास आया। इसने यूनिवर्सिटी में भी इसे फिर से वही सारी बातें की, जिसका नतीजा एक और थप्पड़ निकला। इसके मुंह पर थप्पड़ मारकर इसने ये साबित किया था कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो इसे इस तरह से इसकी औकात याद दिलाएगा। अब वो इसे बताने वाला था कि कारब क्या है। फिर इसे कारब शाह के कमरे में ले जाया गया। बेड पर इसका लहंगा अच्छे से बिछाते इसकी नज़रें उतारती इसका माथा चूमकर मुस्कुराई थी वो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम मेरे बेटे के साथ हंसती बसती रहो। मुझे बहुत डर था, ना जाने कैसी दुल्हन लाएगा, लेकिन तुम्हें लाकर इसने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मुझे यकीन है तुम मेरे बेटे और उस घर को संभाल लोगी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। इसे ढेरों सारी दवाएं देते इसके करीब से उठ गई, जबकि वो खामोशी से आने वाले लम्हात के बारे में सोच रही थी। क्या होगा इसकी ज़िंदगी में, इसके शख्स की संगत में इसे आने वाले हर लम्हा डरा रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आने वाले वक्त में इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो जानती थी कि इसका अल्लाह से इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाएगा। वो अपने बंदूक इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा आजमाता भी नहीं था। वो दुल्हन का नखेस हुस्न लिए इसके कमरे पर बेड पर बैठी थी। आज इसके साथ क्या होने वाला था वो खुद भी नहीं जानती थी।
किस्मत ने ऐसा खेल खेला था कि वो आंसू तक नहीं बहा पाई थी। इस शख्स ने इसे इतना बेहस किया था कि आज वो इसकी सेज भी सजाए बैठी थी। किस पर थूकना भी अपनी तौहीन समझती थी। ठीक कहते थे बाबा, खुद से ज़्यादा औकात रखने वाला शख्स से बात भी औकात में रहकर करनी चाहिए। वो अपनी औकात भूल गई थी, इसलिए कारिब शाह को ठुकरा दिया था। लेकिन वो ये भूल गई थी कि कारिब शाह कौन है, और आज कारिब शाह ने इसे अपना आप दिखाया था। आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, क्या वो इस शख्स के साथ सारी ज़िंदगी गुजार पाएगी? लामतान सोचने ने इसे पागल कर दिया था। जब अचानक दरवाज़ा खुला, इसने निगाह उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ वो मुजस्मा गुरूर खड़ा इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। इसके चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। कैसा लग रहा है मेरी सेज सजाकर मिसेस कारिब शाह? यकीनन बहुत बुरा लग रहा होगा मेरी सेज सजाते हुए। तुम पल पल मर रही होगी, तुम्हें खुद पर तरस आ रहा होगा, यकीनन मुझसे नफरत हो रही होगी। आखिर तुम्हें एक आवारा, बदचलन, बदकिरदार, शराबी, जवारी शख्स जो मिला है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, इसके नाजुक चेहरे को अपने खुरदरे हाथों की उंगलियों में थाम कर इसने बेहद नज़दीक किया कि इसके गर्म सांसों से अपने चेहरे पर महसूस हुई। इसके मुंह से आती शराब की नाकाबिले बर्दाश्त स्मेल पर इसने चेहरा फेर लिया। इसकी इस हरकत ने कारिब शाह के तन बदन में आग लगा दी। इसने गुस्से से अगले ही लम्हे इसके चेहरे को छुआ, इसके नाजुक दिलकश वजूद को बेड पर फेंका, इसके पूरे वजूद पर काबिज हो गया। नो डार्लिंग नवाब, तुम मुझे ना तो ठुकरा सकती हो और ना ही जुटला सकती हो। अब तुम मेरी हो, मैंने तुम्हें हासिल किया है। मैं जब तक चाहूँ तुमसे अपना दिल बहलाऊंगा। तुम्हारा गुरूर अब हर रात जागीरदार कारिब शाह की पनाह में महकेगा। क्या कहा था तुमने कि तुम मुझ पर थूकना पसंद नहीं करती थी? देखना तो दूर की बात है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए कहते हैं डार्लिंग, बात औकात में देख कर करनी चाहिए। और तुम्हारी औकात क्या है ये तो तुम समझ ही गई होगी। इसके नाजुक वजूद पर अपनी सख्त गिरफ्त जमाता इसके वजूद को कैद कर चुका था। इसकी गर्दन पर होंठ रखते इसने एक झटके से इसका हार खींचकर जमीन पर फेंका था, जो टूटने की वजह से इसकी गर्दन पर अच्छी खासी ज़रब लगा गया था। वो सिसक उठी। इतनी सी तकलीफ से मर रही हो, अभी तो तुमने कारिब शाह की कुर्बतें बर्दाश्त करनी है, इसके शिद्दतों को सहना है। समझ जाओ मिसेस कारिब शाह, जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता तब तक तुम्हारी ज़िंदगी अजाब है। और ये मत सोचना कि ये मेरा दिल भर जाएगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा। नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी में अब आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं। भूल जाओ कि अब तुम कभी कारिब शाह की कैद से रिहाई हासिल करोगी। तुम्हारे वजूद की सारी दिलकशी समेट कर भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जब मेरा दिल भर जाएगा तो तुम्हें इसी हवेली के किसी कोने में फेंक दूंगा, अपनी कामयाबी की एक खूबसूरत याद बनाकर। लेकिन आज़ादी कभी भी तुम्हारी किस्मत में नहीं आएगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो इसके नौखेज हुस्न में खोने लगा। वो साकित वजूद लिए इसकी पनाहों में पड़ी इसकी शिद्दतों को सह रही थी। इसकी सख्त गिरफ्त में इसके नाजुक कलाई ना जाने कितनी चूड़ियाँ टूटकर इसकी जख्मी कर चुकी थी। जबकि वह जालिम जागीरदार बना इस पर तरस खाए बगैर अपने नाम की मोहर इसके वजूद पर सबत कर रहा था। वो पल पल इसे अजियत से दो चार कर रहा था। वो खामोशी से इसके पहलू में पड़ी इसकी शिद्दतों को सह रही थी। इसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था, जबकि कारिब शाह इसके वजूद पर अपनी गिरफ्त तंग करता जा रहा था। लम्हा ब लम्हा इसकी सख्त गिरफ्त में वो फड़फड़ाने लगी, जबकि इसकी हर मज़ाहमत को काम बनाते उस पर पूरी तरह से हावी होता इस पर अपनी मोहर लगा गया था। अपने जुनून और अपनी शिद्दत ने इस पर नछावर करके इसे किसी फालतू शे की तरह एक तरफ फेंकता वो चेहरा फेर कर गहरी नींद में उतर गया। जबकि वो वहीं अपनी किस्मत पर मातम करती इसके पैरों के साथ बैठी सारी रात रोती रही। जबकि पहलू में पड़े वजूद का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि शायद वो इसे अपनी बीवी बनाकर लाया ही नहीं था। वो तो सिर्फ अपनी ज़िद पूरी करना चाहता था, इसके इनकार का जवाब देना चाहता था, इसका थप्पड़ का इंतकाम लेना चाहता था। इसे ना तो इस लड़की की ज़ात से कोई मतलब था, ना ही इसके एहसास से। वो तो बस इसे बताना चाहता था कि इस दुनिया की कोई लड़की इसके सामने इनकार नहीं कर सकती। जब चाहे जिसे चाहे अपना दिल बहला सकता था, कोई इसे इनकार नहीं कर सकता था, ना ही इसे कोई थप्पड़ मारने की जुर्रत कर सकता था। इस शख्स ने इसके वजूद को किस तरह रौंदा था, इसे तोड़ दिया था। इसका मान, इसकी इज्जत, इसका गुरूर सब कुछ लुट चुका था। इस तरह का सलूक तो खरीदी हुई औरत के साथ भी नहीं किया जाता, जिस तरह का रात कारिब ने किया था। लेकिन इसका कहना था वो इसे खरीद कर ही लाया था, सिर्फ चंद दिनों के लिए, और इसके हर रात की कीमत सूद समेत अदा करेगा। सुबह इसकी आंख खुली तो इसके पूरे जिस्म में बेतहाशा तकलीफ थी। रात को कारिब शाह ने अपनी नफरत को इस पर हर तरीके से बरसाया था। तकलीफ से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके साथ पड़ा वजूद बेखिक्र नींद सो रहा था, जैसे कोई इंसान जंग जीतने के बाद पुरसकून सोता है। चेहरे पर कोई मलामत, कोई अफसोस नहीं था, बल्कि वो इसकी ज़ात पर अपनी मलकियत का जश्न मनाकर सोया था। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसकी बाहों में रात एक वजूद अपना मान खो चुका है। इसे बस खुद से मतलब था, वो जीत गया था। जो इसने चाहा था इसे हासिल कर लिया था। इसे क्या मतलब था इससे?
वो तो सिर्फ इसकी ज़ात पर अपने नाम की मोहर लगाना चाहता था, जिसने लगा दी थी। इसे हूर से मोहब्बत नहीं थी। वो इसे प्यार में पागल होकर इस हद तक नहीं आया था। इसे बदला चाहता था, इससे नफरत करता था। वो अपनी नफरत को रात हर तरीके से वो इसके वजूद में उतार चुका था। कितनी दफ़ा इसने ये अल्फाज दोहराए थे कि इसने कारिब शाह के मुंह पर तमाचा मारा है, और ये तमाचा जो कारिब शाह तुम्हें मारेगा, ये तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं और ना ही कोई निकाह हुआ है। सिर्फ वो एक रात की चाहत है जो मैं पूरी कर चुका हूँ। थप्पड़ मारने की सज़ा ये है कि रोज़ मेरी बाहों में यूं ही मरती रहोगी, सिसकती रहोगी। तुम्हें तकलीफ़ होगी और मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन क्या मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने साथ बर्दाश्त कर सकूंगा? नहीं। अगर मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी अपने पास रखूंगा तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? बदला तो तब पूरा होगा जब तुम मेरे नाम के तलाक का दाग अपने माथे पर सजाकर सारी ज़िंदगी रहोगी। ना तो मैं तुम्हें किसी दूसरे से शादी करने दूंगा और ना ही तुम्हें अपने पास रखूंगा। जिस दिन मेरा दिल तुमसे भर गया, इसी दिन तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। कारिब शाह का साया कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी से जाएगा ही नहीं। इसके अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे, जबकि आंसू वो आंखों के किनारे पर टिके हुए थे। काश वो इसे बता पाती कि इस शख्स ने किस तरह से इसे तोड़ा है। इस रिश्ते पर जो इसे थोड़ा मसामात था वो भी ख़त्म हो गया। इसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती थी वो कल बहुत अच्छे तरीके से इसे समझा चुका था। वो फ्रेश होकर बाहर निकले तो इसे कमरे में कहीं पर भी कोई जायनमाज नहीं नजर आया। इसने थोड़ी बहुत तलाशी की, लेकिन फिर भी कुछ भी नजर नहीं आया। तो वहीं पड़ा एक चादर को ज़मीन पर बिछाकर नीयत बांधी। अपने दिल से हर बार बुरे हालात को झटक कर इसने सिर्फ और सिर्फ अपने रब के हुजूर अपने लिए बेहतरीन दुआ की। इसे इस शख्स से कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। वो जानती थी वो इसे नफरत करता है, सारी ज़िंदगी नफरत करता रहेगा, लेकिन वो क्या करती जो इसके निकाह में बन चुकी थी। वो हर रिश्ते को भुला देती, इसकी नफरत से खुद भी नफरत कर बैठती। लेकिन जो रिश्ता इसके साथ जुड़ा था वो इससे नफरत कैसे करती? निकाह तो अब रब की रज़ा है। वो जानती थी कि वो अपने रब और इसके रसूल को गवाह बनाकर इसके निकाह में आई है। बेशक इसका निकाह ना मानने, लेकिन वो तो मानती थी। बेशक कारिब शाह के लिए ये सिर्फ एक बदला निकालने का तरीका था, लेकिन इसके लिए वो निकाह था। वो निकाह की अहमियत को कभी भूली नहीं थी। ये निकाह इसके लिए अहम था, लेकिन कारिब शाह के लिए सिर्फ ये एक डील थी। इसे ये लड़की चाहिए थी किसी भी कीमत पर। नमाज अदा करके वो खामोशी से आकर दोबारा इसके पहलू में लेट गई। कहीं दूर से अजानों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन हवेली में बाहर किसी तरह की कोई चहल पहल नहीं थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। नमाज अदा करके इसने एक बार फिर से सोना चाहा। वो सारी रात सो नहीं पाई थी और ना ही कारिब ने इसे आराम करने की इजाज़त दी थी। वो खामोशी से छत को देखती, अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी कि क्या होगा इसका मकसद। इसकी ज़िंदगी में लिखा था कितने दिन गुजरेगा कारिब शाह इसके साथ, कब तक इसका दिल भरेगा, वो अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा। इन्हीं तमाम सोचों के साथ इसने आंखें बंद की और गहरी नींद में उतर गई। इम्तिहान का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था। आगे ज़िंदगी में क्या होना था वो नहीं जानती थी, बस खामोशी से अपनी बेहतरी की दुआएं मांगती इस सफ़र की शुरुआत कर चुकी थी। इसकी आंख खुली तो कारिब इसके साथ नहीं था। वो इसके करीब से उठकर चला गया था। इसे जगाया क्यों नहीं? वो उठकर एक नज़र कमरे को देखती, वहाँ से बाहर निकली। वो कहीं नहीं था, यकीन यहाँ से जा चुका था। क्या सुबह ही वैसे तनहा छोड़कर चला गया? इसे बेतहाशा रोना आया, लेकिन वो क्या करती इसे समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं बैठी कितनी ही देर सोचती रही, जब बाहर से मुलाजमा ने दरवाज़ा खटखटाते इसे नाश्ते के लिए टेबल पर बुलाया। इसे कुछ हौसला हुआ। मुलाजमा के साथ ही वो बाहर जाने के लिए उठी, लेकिन मुलाजमा ने इसे ये कहकर रोक दिया कि आप इस तरह बाहर नहीं जा सकती। आप इस खानदान की बहू हैं, कोई बेहतर कपड़े पहने और जेवरात। आप इस हवेली की बहू हैं, इस तरह बाहर जाएंगी तो आप बड़े शाह साहब बहुत गुस्सा करेंगे। वो अपने बेटे की बीवी को इस तरह रूप में देखना हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे, और फिर बीबी जी को भी डांट पड़ जाएगी। इस तरह आप समझें। वो सिर्फ आम में सारी रात इसकी मदद से हल्की फुल्की तैयार होकर नीचे आई, लेकिन अच्छा ही हुआ कि बड़े शाह साहब कहीं चले गए थे, जबकि बेगम साहिबा इससे बेहद मोहब्बत से मिली थी। इनका अंदाज़ा ऐसा था कि वो बहुत मिलनसार मोहब्बत करने वाली औरत थी। अपने बेटे से बेतहाशा मोहब्बत करती थी, लेकिन तभी इससे जुड़ी इसकी पसंद से भी इसकी अहमियत रखती थी। आज इसकी पहली सुबह थी। इसे दुल्हन की तरह सजाया गया, सर से पैर तक ज़ेवरात में लदी वो कोई शहजादी ही मालूम होती थी। हर कोई इसकी नज़र उतार रहा था। कभी अपने आप को इस कदर कीमती लिबास में इसने देखा ही नहीं था, लेकिन ये सब कुछ कितने वक्त तक था वो नहीं जानती थी। बस इतना पता था कि कारिब शाह ने इसे कल रात को बता दिया था कि इसकी ज़िंदगी के ये दिन सिर्फ तब तक थे जब तक कारिब शाह का दिल इससे नहीं भर जाता। जिस दिन इसकी निगाहें फेर लीं, इस दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कल रात वो साफ अल्फाज में से कह चुका था वो इसे सारी ज़िंदगी अपने साथ नहीं रखना चाहता। चंद दिन की बात है और फिर आज़ादी। तो क्या वो इसे तलाक दे देगा? इसका दिल बुरी तरह धड़का। नहीं, वो ऐसा नहीं चाहती।
وہ طلاق جیسا اللہ کا ناپسندیدہ کام کبھی نہیں کرے گی چاہتی تھی، لیکن کیا وہ اس شخص کو روک سکتی تھی؟ یہ حقیقت تھی کہ زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ نکاح اس کے لیے اہم تھا، بے حد اہم۔ طلاق نہیں، میں یہ داغ لے کر واپس نہیں جانا چاہتی، کبھی بھی نہیں۔ میں کچھ بھی نہیں مانگوں گی، بس مجھے تحفظ چاہیے۔ ایک شوہر سے بڑھ کر اور تحفظ کون دے سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اسے مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیں۔ مانتی ہوں محبت آسان نہیں ہوتی، میں محبت نہیں چاہتی، میں صرف رشتہ چاہتی ہوں۔ یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتی، آپ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ اے اللہ، زندگی میں کبھی کوئی رشتہ نہیں ملا میرے مولا، اس رشتے کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا۔ مسلسل روتے ہوئے ہاتھ دعا کی صورت باندھے وہ اپنے رب کے حضور جھکی ہوئی تھی۔ بے شک وہ دلوں کے راز جانتا ہے، بے شک بہترین فیصلہ سنانے والا وہی ہے۔ تم کہاں تھے سارا دن قارب؟ آج ولیمہ تھا تمہارا، تم سارا دن گھر واپس کیوں نہیں آئے؟ کیا تم نہیں جانتے آج کا دن کتنا اہم تھا؟ اتنی غیر ذمہ داری سے کون کام لیتا ہے؟ وہ جو سوچے بیٹھے ہوئے تھی کہ آج وہ اس پر بے حد سختی سے غصہ کریں گی کیونکہ اپنے ہی ولیمے کے دن وہ دلہن کو اکیلا چھوڑے غائب ہو گیا تھا، لیکن انہیں اس قدر نرم لہجے میں بات کرتے دیکھ رضیہ بیگم پریشان ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری بابا جان کیا ہوا نا کہ دوستوں کے ساتھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، لیکن کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھوں گا۔ مسکرا کر ان سے کہہ ملتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کتنی غلط بات ہے، آج کے دن اسے گھر پر ہونا چاہیے تھا، اس نے کتنی غیر ذمہ داری سے کام لیا ہے، سارا دن دلہن اکیلی بیٹھی رہی۔ رضیہ بیگم کا کیا ہے نا کہے بغیر نہ رہ سکیں، جبکہ شاہ صاحب کے غصے سے بڑی نظر پر وہ خاموش ہوگی۔ اپنے اوقات میں رہا کرو، مجھے مت بتاؤ کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ کیا نہیں۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا غرور، میں تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اسے، اور یہ لڑکی صرف 4 دن کی مہمان ہے، 4 دن کے لیے وہ اسے اپنے نکاح میں لایا ہے۔ اس کی شادی سے اسی لڑکی کے ساتھ ہوگی جہاں میں چاہوں گا، تو اس لڑکی کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ تمہارے بیٹے کی پسند نہیں، صرف ضد ہے جسے وہ پوری کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ نکاح میں لایا ہے۔ اس کی نظر میں اس لڑکی کو کوئی اہمیت نہیں، اور نہ ہی اس لڑکے ہی نے میرے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا جس کا انتقام لینے کے لیے وہ اسے گھر لایا ہے۔ اس کی اتنی اہمیت کہاں ہے اور حیثیت کہاں ہے کہ وہ ہمارے خاندان کی بہو بنے؟ اس لیے حد میں رہو اور زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ کیسا گزرا تمہارا سارا دن ڈارلنگ؟ تم نے مجھے یاد کیا؟ بہت یاد کیا ہوگا۔ قارب شاہ کسی کے ساتھ ایک رات گزار لے تو لڑکی خود ہی اس کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اسے دلہن کی طرح آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ اس کے قریب آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے قریب کھینچ چکا تھا، جبکہ حور العین بنا کچھ بولے اس کی باہوں میں قید اسی طرح کھڑی تھی، جبکہ وہ اپنی طلب پوری کرتے ہوئے اس کی گردن کو بے تابی سے چھو رہا تھا، جیسے وہ اس رات کا انتظار کر رہا ہو۔ کل کی رات کا نشہ اسے سچ میں خوب چڑھا تھا، یہ بات اس کا انداز صاف ظاہر کر رہا تھا۔ حور اس کا انتظار کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اس کی پناہوں میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس بات کو وہ اس پر ظاہر کیسے ہونے دیتا؟ اس کا وجود اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے، وہ صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے اسے بیوی بنا کر لایا تھا، تو کیسے اظہار کرتا؟ ایک ہی رات میں اس کے قریب آنے کو مچل اٹھا تھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ وہ صبح ہی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا، وہ تو اسے سوتا ہوا کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، تو یہ اچانک یہاں کیسے آ گیا؟ ابھی بابا جان آ کر ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ آ گیا میرا شیر بیٹا، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے آج سے تو تم اپنی بیوی کو لے کر 2-3 دعوتوں میں چلے جانا، بعد میں کہہ دینا کہ مصروف تھا۔ بابا جان جو اس کے چہرے کی بیزاریت کو دیکھ رہے تھے اپنی بات ادھوری کر کے ساتھ ان سے جان چھڑانے کا طریقہ بتانے لگے۔ بابا جان میں ہنی مون پر جانا چاہتا ہوں، کسی دعوت پر نہیں، اور ویسے بھی ابھی کے لیے تو میں 2-4 دن کے لیے کہیں باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، جب تک واپس آتا ہوں تب تک آپ میرے ہنی مون کی ٹکٹ بک کروا دیں، اگر یہ گھر جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، وہ بیزاری سے کہتے ہوئے بولا تھا، تو اماں حیرانی سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ بیٹا وہ اس طرح کیسے جا سکتی ہے؟ رسم ہوتی ہے، دلہا اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور اپنے ساتھ ہی لے کر واپس آتا ہے۔ اماں نے نرمی سے سمجھانا چاہا، اس نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا جان میں اس ڈبے نما مکان میں 1 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا، اور سب مجھے وہاں رات رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بولا، جن کے چہرے پر غرور بڑی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، صرف یہ لڑکی جائے گی، اور جب تمہاری واپسی ہوگی تو وہ واپس آ جائے گی، صرف بے فکر کرتے ہوئے بولے تو اماں سائیں آگے سے کچھ بھی نہیں بول پائیں، جبکہ وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ایک فالتو فرد کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ یہاں باتیں تو اسی کے بارے میں ہو رہی تھیں، لیکن بالکل کسی فالتو شے کی طرح۔
یہ تیاری ہنی مون کے لیے کر رہی ہو یا گھر جانے کے لیے؟ وہ کمرے میں آیا تو وہ پیکنگ کرنے میں مصروف تھی. اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکے لیکن دوسرے ہی لمحے پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی. گھر جانے کی تیاری کر رہی ہوں. آپ جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی گھر سے ہو کر آ جاتی ہوں. ہاں گھر سے ہو کر آ جاؤ, لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں, کچھ دن ملے ہیں عیش کرنے کے لیے تو کر لو, کیونکہ پھر ساری زندگی وہیں پر رہنا ہے. میں کون سا تمہیں زندگی میں اپنے ساتھ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں. 4 دن کی موج مستی اور پھر وہی ٹوٹا پھوٹا چھوٹا سا گھر. میں تمہیں موقع دے رہا ہوں, اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. میں نے تو حق مہر میں بھی تمہارے لیے ساری زندگی کا انتظام کر لیا ہے. میں ساری راتیں گزاروں گا تو اس کی قیمت تو ادا کرنی ہوگی نا. مجھے تو سوچا حق مہر کے نام پر ہی دے دوں. تمہارے لیے بہت کچھ ہے, ساری زندگی عیش کر سکتی ہو تم. فکر مت کرو ڈارلنگ, کارب شاہ کے ساتھ گزری ایک ایک رات کی پوری قیمت ادا کروں گا میں تمہیں, کیونکہ یہ شادی تو میں نے صرف دنیا دکھاوے کے لیے کی ہے. اصل مقصد تو صرف تمہیں اپنی باہوں میں لے کر اپنی رات کو خوشگوار بنانا ہے, تمہاری اکڑ کو توڑنا ہے. تم جیسی لڑکی میری پسند نہیں ہو سکتی. پہلے تو سوچا آج صبح ہی طلاق منہ پر مار کر یہاں سے دفع کروں, پھر سوچا پیرس سے گھما کر لاتا ہوں. تمہیں یہاں سے کبھی کراچی تک تو گئی ہوگی نہیں؟ یقیناً نہیں, لیکن اس شادی سے دیکھو پیرس دیکھنے کا موقع مل جائے گا. 15 دن اور مل گئے ہیں تمہیں کارب شاہ کی پناہوں میں. ہو آؤ کچھ دن اپنے رشتہ داروں کے, پھر تم, میں اور پیرس کا شاندار ہنی مون سویٹ روم. اپنی بات پر خود ہی ہنستا وہ کمرے سے باہر چلا گیا, جبکہ حورالعین کا دل چاہا اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دے. کارب شاہ کی باتوں کو سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو کیا وہ سچ میں اسے چھوڑ دے گا؟ کہ اس کا ساتھ صرف چند دن کا تھا. وہ تو ہمیشہ سے اپنے لیے ایک اچھا اور نیک شوہر مانگتی تھی. اس کے نصیب میں نیک شوہر نہ صحیح لیکن ایک اچھا انسان تو ہوتا جو ساری زندگی اس کا ساتھ رہتا, اس سے محبت نہ کرتا لیکن اسے اپنا نام تو دیتا, تحفظ دیتا. لیکن کارب نے صرف چند دنوں کے لیے اسے اپنی بیوی بنایا تھا. جبکہ اس کی ہوس پوری ہو جاتی وہ اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا. تو کتنے دنوں کی تھی اس کی یہ شادی؟ زندگی کیا ایسی ہوتی ہے زندگی جس نے ساری زندگی خوشیاں نہ دیکھی ہوں لیکن خوشیوں پر اس کا کوئی حق بھی نہیں تھا. تو کیا وہ اسے بھول پاتی؟ کیا وہ آگے بڑھ جاتی؟ نہیں, وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. اس معاشرے میں ایک طلاق یافتہ لڑکی کی کیا عزت تھی, کیا اوقات تھی, اسے اچھے طریقے سے پتہ تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی ایک ہی جگہ پر رک جائے گی اور کارب شاہ اپنے اس محل میں کسی اور کو لا کر سجا دے گا. وہ تو شاید کبھی اسے یاد بھی نہیں کرے گا. کیوں یاد کرتا ہے ایسی لڑکی کو جو صرف نفرت کے لیے لائق تھی؟ اس نے غلط کیا تھا اس دن کارب پر ہاتھ اٹھا کر, اپنی عزت کی حفاظت خود کر کے. اس نے غلط کیا تھا. نہیں, اس نے جو کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا. تب وہ اس کا محرم نہیں تھا جو اسے چھوتا یا پھر اس پر غلط نگاہ ڈالتا. اس کا کچھ پتہ نہیں تھا. وہ تب اسے جو کرنا تھا اس نے وہی کیا تھا. اسے اپنے لیے پر افسوس نہیں تھا, لیکن اب اس کا شوہر تھا. کاش وہ اس کی زندگی میں اتنی اہم ہو سکتی کہ وہ اسے چھو نہ پائے. ہاں, وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے چھوئے. جیسا بھی تھا اس کا شوہر تھا, یہ رشتہ اس کے لیے اہم تھا, بے حد اہم. اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی وہ جا چکا تھا. اب وہ کون سا اس کی من چاہی بیوی تھی جس کا انتظار کرتا, اسے میکے تک چھوڑ کر آتا. یہ بھی بڑے کرم نوازی تھی کہ شاہ صاحب نے اس کے لیے گاڑی بھیج دی تھی. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کی گاڑی میں جانا اور یہیں ڈرائیور تمہیں لینے آئے گا, اور اگر کہیں باہر جانا پڑے تو ڈرائیور کو فون کر کے بلا لینا. اب تم اس خاندان کی بہو ہو, جب تک کارب شاہ کا نام تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے تب تک اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. شاہ صاحب کا انداز انتہائی حقیر تھا, جیسے وہ جانتے تھے کہ اپنے بیٹے کی پسند کو, جیسے انہیں یقین تھا کہ یہ شادی صرف چند دن کی ہے. جس دن کارب شاہ نے اسے منہ پھیرا اسی دن وہ اسے گھر سے نکال دیں گے.